प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति या इसी को बोलते हैं नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे जो आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं, और साथ ही जब हमने ब्रीज कोर्स पढ़ा था उसमें भी हमने संख्याओं के बारे में सीखा था। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में सीखते हैं और फिर इस चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अगर हम एक संख्या रेखा बनाएं, इस तरह से हम संख्या रेखा को बनाते हैं। ये इधर कितनी भी जा सकती है धनात्मक दिशा में, और ये इधर कितनी भी जा सकती है ऋणात्मक दिशा में। अगर थोड़ा सा दिशाओं की बात करें तो ये धनात्मक दिशा है, या जिसको राइट साइड हम कह सकते हैं, और इधर वाली जो है ये संख्या रेखा की ऋणात्मक दिशा है। इस संख्या रेखा पर हम कहीं पर भी या तो बीचों बीच में या थोड़ा इधर उधर भी ले सकते हैं, ज़ीरो लेते हैं, और संख्या रेखा पर समान अंतर लेकर इधर भी और इस साइड भी समान अंतर लेकर हम संख्याओं को दर्शाते हैं। जैसे धनात्मक दिशा में बोला तो 1, इसको +1 भी कह सकते हैं क्योंकि 1 ये प्लस में है ही, 2, 3, 4 इस तरह से आगे जा सकते हैं क्योंकि ये रेखा है। रेखा का मतलब ये होता है इसका कोई अंत बिंदु नहीं है, ये आगे कितनी भी जा सकती है, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन धनात्मक दिशा में आप जा रहे हैं। अगर संख्या रेखा के ऋणात्मक दिशा में जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 और आगे इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ ये जो संख्याएं हैं इनके बीच में भी आप संख्याओं को दर्शा सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों के बीचों बीच में अगर लें, बीचों बीच का मतलब होता है दोनों को जोड़ के हम 2 का भाग देंगे, तो इस तरह से आप समझेंगे कि 0 है 1 है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दें तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1, 1/2। तो 0 और 1 के ठीक बीचों बीच में होगी 1/2। उसी प्रकार हम 0 और 1/2 की ठीक बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो होगी 1/4। मतलब इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि बटे वाली संख्याएं भी आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो स्टार्टिंग करते हैं संख्याओं की वो करते हैं प्राकृत संख्याओं से। प्राकृत संख्या या इसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, या इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं या जो नेचुरल नंबर्स है, जो गिनती की संख्याएं होती हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से अगर हम इस संख्या रेखा के धनात्मक दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से हम इधर चलना प्रारंभ करते हैं धनात्मक दिशाओं में, तो हमको कौन कौन सी संख्याएं मिलती हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह की संख्याएं मिलती हैं। तो ये जो गिनती की संख्याएं हैं इसको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, और इसको दर्शाते n के द्वारा। तो इस तरह से जो प्राकृत संख्याएं हैं वो होगी 1, 2, 3, 4, 5, या इसके आगे और हो सकती है एंड सो ऑन। मतलब 3 डॉट लगाना है, 3 डॉट का मतलब एंड सो ऑन है, मतलब इसके आगे और हो सकती है। मतलब ये है कि आप धनात्मक दिशाओं में अगर चलते जाएंगे तो चलने पर क्या आपको धनात्मक दिशा में संख्याएं मिलती जाएगी। धनात्मक दिशा में संख्याएं आपको बहुत सारी संख्याएं मिलती जाएगी, आप आगे चलते जाएंगे, मतलब अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं आपको मिलेगी। तो इस तरह से जो संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चलती हैं, इनफाइनाइट तक चलती हैं, एंड सो ऑन मतलब इसके आगे और चलती हैं, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, या इसी को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। तो आप संख्या रेखा पर खड़े होकर धनात्मक दिशा में चले, आगे चलते गए। अब क्या करते हैं, आप आगे चलते गए, वापस आकर आप संख्या रेखा पर वापस आकर आप अगर 0 को भी शामिल कर लेते हैं, ये हमारी प्राकृत संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर्स है, अब इसमें हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वो हो जाती हमारी पूर्ण संख्याएं।
या इसी को बोलते हैं होल नंबर्स। और इसको दर्शाते हैं W के द्वारा। तो जो हमारी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 जितना भी आप लिखे कॉमा एंड सो ऑन, अगर हम इसमें ज़ीरो को भी शामिल कर देते हैं तब ये हमारी हो जाती है पूर्ण संख्याएं। ज़ीरो को शामिल करने पर ये हो जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ से एक बात आप और सीख सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है। प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्याओं में शामिल है, इंक्लूड है। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि एक प्राकृत संख्या है तो पूर्ण भी है, दो प्राकृत संख्या है तो पूर्ण भी है, तीन प्राकृत संख्या है तो पूर्ण संख्या भी है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका उल्टा बोलूँ, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं होती हैं? ये नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो एक यहाँ पे आप ध्यान रखना है, नोट करके इस बात को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या सभी प्राकृत संख्याएं कॉमा पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती है। ध्यान रखना है इस बात को भी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती है। कारण आपको समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है, इंक्लूड है, इसीलिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन क्या पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं हैं? नहीं, क्योंकि ज़ीरो जो है ये पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या में नहीं दिख रहा है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है। फिर इसके बाद हम संख्या रेखा पर ज़ीरो पे आ गए। अब हम क्या करते हैं, ऋणात्मक दिशा में अगर चलना प्रारंभ करते हैं तो आपको और कुछ संख्याएं मिलती है, जैसे -1, -2, -3, -4। तो इस तरह से अगर हम इन पूर्ण संख्याओं में, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, इन पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते हैं तब ये हो जाती हैं पूर्णांक संख्याएं। तो अगला हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याएं। या इसी को बोलते हैं इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर्स। और पूर्णांक संख्याओं के लिए आप आई संकेत का भी उपयोग कर सकते हो या फिर जेड का भी उपयोग कर सकते हो, क्योंकि जेड जो है ये जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसको हम लिखते इस तरह से, जेड से बनता है जर्मन भाषा का शब्द जहलीन, और जहलीन का मतलब होता है गिनना। तो इस तरह से हम पूर्णांक के लिए जेड संकेत का उपयोग कर सकते हैं या फिर आई का भी उपयोग हम कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पे जेड का उपयोग। तो यहाँ पर देखिए, ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं हैं ये हमारी कौन सी संख्याएं हैं? ये है हमारी पूर्ण संख्याएं। अब इसमें ऋणात्मक को भी शामिल करते हैं। संख्या रेखा पर अगर आप देखेंगे -1, -2, इस तरह से -1, -2, -3, कॉमा डॉट डॉट डॉट, मतलब इसके आगे और इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट होने वाली जो संख्याएं हैं ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, और इन पूर्ण संख्याओं में हमने क्या किया है, ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया। तो ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। तो ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। पूर्णांक संख्या जो होती है ज़ीरो के साथ 1 2 3 4, साथ में -1, -2, -3, -4, तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं हम उनको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात आपको और समझ लेना है कि जो पूर्णांक संख्याएं हैं इसमें क्या आपको प्राकृत संख्याएं दिखाई दे रही हैं? तो 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आ गई, साथ में पूर्णांक संख्याओं में क्या पूर्ण संख्याएं आ गई? तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं भी आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक में प्राकृत संख्याएं भी हैं और साथ ही साथ पूर्ण संख्याएं भी हैं। हम क्या कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं
और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली है, प्राकृत में है क्या? नहीं है। पूर्णांक संख्याओं में माइनस वाली है, पूर्ण संख्याओं में है क्या? नहीं है। मतलब सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सभी प्राकृत और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। बात को बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? यहाँ पे आपको समझना है कि 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या इसमें है, मतलब प्राकृत संख्याएं हैं। 0 से स्टार्ट होने वाली है, मतलब पूर्ण संख्याएं भी है। मतलब पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्याएं भी आ रही है और पूर्ण संख्याएं भी आ रही है। तो हम नोट करके यहाँ क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं तथा पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती है। बहुत ध्यान से समझना होगा ये बात। संख्याएं होती, ठीक है। तो 3 संख्या हमने देखी, कौन कौन सी देखी? एक तो हमने देखी प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्णांक संख्याएं जो 0 के साथ साथ धनात्मक संख्याएं भी होती है और ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। अब देखो, हमने जो संख्या रेखा बनाई थी उसमें बटे वाली संख्याओं को भी हमने लिखा था। तो जो बटे वाली संख्याएं हैं, अभी तक हमने कहीं बटे वाली संख्याओं का उल्लेख नहीं किया है, अब हम बटे वाली संख्याओं के भी और बारे में भी पढ़ते हैं। बटे वाली जो संख्याएं होती है उनको परिमेय संख्याएं कहा जाता है, रैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो हम इसी के बारे में अब आगे पढ़ेंगे, परिमेय संख्याएं। इसी को कहते हैं रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स। जो परिमेय का जो रैशनल शब्द बना है, ये रैशनल बना है रेशियो से, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और अनुपात मतलब एक तरह से बटे ही होता है। इसीलिए परिमेय मतलब बटे वाली संख्याएं होती है, तो परिमेय के लिए रेशियो से शब्द बना है रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से परिमेय संख्याओं को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को जो दर्शाने का तरीका है वो होता है क्यू। परिमेय संख्याओं को हम क्यू के द्वारा दर्शाते हैं। क्यू जो शब्द आया है ये एक अंग्रेजी शब्द है, क्वाशनट से बना है, क्यू से क्वाशनट बना है, या इसको क्वोशिएंट भी आप कह सकते हैं, क्वाशनट कहो, क्वोशिएंट कहो, और इसका मतलब होता है भाग या भागफल कहते हैं। और भागफल या भाग यानी एक तरह से बटे वाली जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए ये जो क्वोशिएंट या क्वाशनट है इससे क्यू लिया गया है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, जिसको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। साथ में जो P और Q है, P और Q जो होते हैं ये होते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांकों को हमने Z से दर्शाया, हम पूर्णांक को I से भी दर्शा सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। हमारी पुस्तक में Z लिया है, I से भी आप दर्शा सकते हैं। तो P और जो Q है ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ये चिन्ह है शामिल है, क्या इसको बोलते हैं शामिल है, या इसी को कहते हैं बिलोंग्स टू। मतलब P और Q जो है ये पूर्णांक संख्याओं में शामिल है। मतलब P का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, Q का मान कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन जो Q है, Q मतलब जो बटे वाला मान है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना। परिमेय संख्या जब भी आप लिखते हैं तो जो बटे का मान होता है, बटे में यहाँ Q है, Q का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, P का मान हो सकता है। देखो हमारे पास जिसको हमने कहा पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है? 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2 -3। P का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो Q का मान है 0 को छोड़ के कुछ भी होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 होता है, जैसे मैंने लिखा 5,
बटे 0। तो यहाँ 5 p का मान हो गया और 0 q का मान हो गया। q का मान 0 हो गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 0 है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो इनफाइनाइट हो जाती है, यानी वो संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है। अंश में 0 हो तो चलेगा, इसको अंश कहते हैं। अंश में 0 हो तो चलेगा, लेकिन जो हर होता है, इस हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हर में 0 होने पर उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए हमने क्या लिखा, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, z है, या आप इसको i भी कह सकते हो। और जो q है उस q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान से समझना है, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को हम परिभाषित कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q पूर्णांक हैं तथा q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के हैं। ये ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे से आपको। तो अब एक बात मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा 20, तो ये 20 क्या क्या है। आप कहेंगे कि सर जो 20 है ये प्राकृत संख्या भी है। जो 20 है आप कहेंगे कि ये पूर्ण संख्या भी है, और ये जो 20 है ये पूर्णांक संख्या भी है। तो हम 20 को क्या ऐसा लिख सकते हैं, 20 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में अगर 1 है तो मतलब 1 लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। लेकिन अगर हम 20 को 20 बटे 1 लिख पा रहे हैं, मतलब p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ समझ में आ रही है एक बात कि चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, हम उसको बटे के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, इनको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत प्राकृत संख्या भी आएगी, पूर्ण संख्या भी आएगी और पूर्णांक संख्याएं भी आएगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिखा -10, तो -10 क्या है, -10 जो है एक पूर्णांक संख्या है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -10 बटे 1 मतलब p बटे q के रूप में लिखा, मतलब आपने पूर्णांक संख्या को p बटे q के रूप में लिखा। मतलब परिमेय संख्या जो है, इस परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है और पूर्ण संख्या भी आती है। इसका मतलब ये है कि सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। तो ये बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। क्या नोट करके, सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तथा पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 4 संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा, एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या। इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या मतलब जो 1 से स्टार्ट होती हैं, इसको n से दर्शाते हैं।
पूर्ण संख्याएं इसको W से दर्शाते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है। साथ में प्राकृत संख्याएं जो होती है, सारी की सारी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याओं में शामिल है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। उसके बाद हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा, जिसको I या Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 0 धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं आती है। और साथ ही साथ जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, सारी पूर्णांक संख्याओं में शामिल हैं या उसमें इंक्लूड है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। और एक हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 भी पूर्णांक है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q का मान 0 के बराबर हुआ तो उस संख्या का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात हमेशा बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रखना। साथ में हमने ये भी देखा कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं उसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उसको भी बटे के रूप में लिख सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं को भी बटे के रूप में लिख सकते हैं। मतलब चाहे प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, सभी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण। पहला उदाहरण बोला है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला बोला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। अब देखो, जो हमने सीखा है, जो समझा है, उसी को इसमें लिखना है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। देखो, यह है पूर्ण संख्या और यह है प्राकृत संख्या। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? 0 तो इसमें नहीं है, तो क्या ऐसा कह सकते कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? ऐसा नहीं कह सकते। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, ये कथन कैसा है? असत्य है। तो हम कहेंगे असत्य है। कारण देना है तो हम लिखेंगे क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो है, पूर्ण संख्या तो है, लेकिन क्या प्राकृत संख्या है? क्या नहीं है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। तो इस तरह से हमने ये समझ लिया कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या तो है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। हमने सीखा अभी थोड़ी देर पहले, 0 तो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। और ये बोल रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, 0 भी तो पूर्ण संख्या है, फिर ये प्राकृत संख्या होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं होती। 0 प्राकृत संख्या नहीं। दूसरा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। अब देखो, प्रत्येक पूर्णांक, हम कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं। जैसे अब हमारे पास बहुत सारे पूर्णांक हैं, 0 लिया तो हम 0 को क्या लिख सकते हैं? 0/1। 1 को भी लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1, 4 को भी लिख सकते हैं 4/1, -1 को भी लिख सकते हैं -1/1, -2 को भी लिख सकते हैं -2/1। मतलब जितनी भी पूर्णांक संख्या है उसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। और बटे वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जिसमें अंश और हर होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्या है, एक परिमेय संख्या होती है। ये कथन सत्य है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक हैं सबको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे कि सत्य है। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक को हम कैसे दर्शाते हैं? या तो I के द्वारा दर्शाते हैं या तो Z के द्वारा दर्शाते हैं। प्रत्येक पूर्णांक को हम Z/1, Z/1। अब Z मतलब कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, ... -1, -2, -3, Z/1 के रूप में लिखा जा सकता है, या को हम Z/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पूर्णांक का मान आप रख सकते हो, कोई संख्या भी ले सकते थे, जैसे 0 भी ले सकते थे,
1 2 3 -1 -2 कुछ भी ले सकते थे। तो पूर्णांक जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक कि हमने ये भी पढ़ा था कि प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होती है, साथ में पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होती है। अब अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, मतलब प्रत्येक जो बटे वाली संख्या है वो पूर्णांक होती है। तो हम देख लेते कोई भी एक बटे वाली संख्या, जैसे मैंने लिखा 1/2, ये बटे वाली संख्या है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक नहीं, ये तो बटे वाली संख्या, बटे आधा है। ये पूर्णांक का मतलब पूरा अंक होना चाहिए, जैसे 1 2 3 0 -1 -2 -3 इस तरह से। तो प्रत्येक परिमेय संख्या तो पूर्णांक नहीं हो सकती। जैसे मैंने लिखा 4/5, ये एक परिमेय संख्या है लेकिन ये पूर्णांक तो नहीं है, तो हम लिखेंगे असत्य है। असत्य है क्योंकि जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं, 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या तो है, ऐसा लिख देते हैं, परिमेय संख्या तो है, लेकिन क्या पूर्णांक है कि ये? लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब एक उदाहरण और करते हैं, उदाहरण 2, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमको बोला है कि 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक बात आपको ध्यान रखना है, जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा, जैसे 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसमें आपको 1 जोड़ देना है। अगर यार 6 बोलता है तो 6 में 1 जोड़ते, 4 बोलता है तो 4 में 1 जोड़ते। तो जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसमें 1 जोड़ देना है। यहाँ आ गया कितना? 6। अब हमारे पास है 1 और 2, 1 और 2 है, तो हमको क्या करना है, दोनों का जो हर है, दोनों का हर है वो हमको 6 करना है। हर का मतलब होता है बटे में। तो कैसे करेंगे देखो, 6 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 6 का भाग देंगे और 6 का गुणा कर देंगे, और इसमें भी हम 6 का भाग दे देंगे और 6 का गुणा करेंगे। कैसे करना है ध्यान से समझ गए आप, कि जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसका एक एक्स्ट्रा ले लेना है +1, जैसे 5 और 1 6। तो हमको क्या करना है, दोनों के हर में 6 लाना है। तो दोनों के हर में 6 लिख दिया। अब हर में 6 लिखा तो अंश में भी 6, गुणा में भी 6 लिखना पड़ेगा, तभी तो 6 से 6 कटेगा तो वापस से 1 बचेगा, 6 से 6 कटेगा तो 2 बचेगा। तो हमको क्या करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलता है उसका एक ज़्यादा लेके हर में ला लेना है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 कम 6 बटे 6 और 2 6 12 बटे 6। अब 6 बटे 6 का मतलब एक ही होता है, 12 बटे 6 का मतलब 2 ही होता है, मतलब कुल मिला के यही है। अब हमको 1 और 2 के बीच में, अर्थात 6 बटे 6 और 12 बटे 6 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 6 बटे 6 तो नहीं लेंगे, 12 बटे 6 भी नहीं लेंगे। 6 बटे 6 के बाद क्या आ सकता है, 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6 और 11 बटे 6। 12 बटे 6 नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में निकालना था। तो इस तरह से 6 बटे 6 और 12 बटे 6, 6 बटे 6 मतलब 6 से 6 कैंसिल होगा तो एक ही बचेगा, और 12 और 6 को कैंसिल करेंगे तो 2 ही बचेगा। मतलब इन दोनों के बीच में कहो या इन दोनों के बीच में, आ गए 7 बटे 6, 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6 और 11 बटे 6। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम परिमेय संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। परिमेय संख्या मतलब अंश बटे हर वाली संख्या है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये आपको एक बात और सीख लेना है कि ये तो 5 परिमेय संख्या होगी, इनके बीच में भी बहुत सारी परिमेय संख्या होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, अगर इनके बीच में निकालने के लिए बोलेगा तो इनके बीच में भी निकाल सकते हैं। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ये नोट करके आपको ध्यान रखना है क्या, कि किन्हीं भी 2, ये तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, किन्हीं भी 2
परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित मतलब इनफाइनाइट, अनंत जिसको कहेंगे, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर प्रश्नावली को हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।